हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पता है कि साइंस की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और साइंस की सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक नंबर लगभग 10 या 11 होगा ये वाला हमारा, ठीक है। और इसमें हम आपको पता है कि साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो है कंप्लीट साइंस का रिवीजन रहने वाला है, इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखें, ठीक है। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इसी चैनल SK पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और आपको ये भी पता है कि हमारी क्लास जो रहती है वो रैपिड फायर रिवीजन रहती है, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। यानी किसी चालक में जो विद्युत धारा होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपको बता दें, जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसके कारण उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है नेगेटिव। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, क्या होता है, नो चार्ज होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलॉम का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए, कूलॉम का नियम जो होता है वो बल से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि कूलॉम का नियम आपने सुना ही होगा कि F बराबर Q1 सॉरी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने फॉर्मूला सुना ही होगा। तो इस ऑप्शन में से आप समझ के ढूंढ सकते हैं कि कूलॉम का नियम किससे संबंधित है। तो केवल बल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किस ध्रुव को आकर्षित करता है। तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव जो होता है चुंबक का, वो उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अपोजिट चलता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट करंट DC में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो देखिए, जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो केवल एक ही दिशा में बहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका क्या मात्रक होता है। तो आपको बता दें, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्थिर विद्युत धारण करता है, यानी स्थिर विद्युत धारण कौन करता है निम्न में से, क्या आवेश करता है, ये गतिमान आवेश या स्थिर आवेश या ताप या दबाव। तो आपको बता दें, जो स्थिर विद्युत धारण करता है वो करता है हमारा स्थिर आवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। समान आवेश क्या करते हैं। तो देखिए, जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या जिसको हम विकर्षित करते हैं, ठीक है, कहते हैं। और अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ से कहाँ होती है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनकी दिशा हमेशा कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण तक होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो चुंबक के अंदर की अगर हम बात करें, चुंबक के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और जहाँ पर ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्मा का शोषण होता है, तो वहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसे, देखिए, लोहे पर जंग कब लगती है, लोहे पर जंग लगती है जब नमी और जल, मतलब नमी और ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तभी लोहे पर जंग लग जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीकरण इसमें होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन होता है हमारा उदासीन अभिक्रिया, यानी उदासीन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो उदासीन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो लवण और जल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अभिकारकों से एक ही उत्पाद बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, जब दो अभिकारकों से एक ही उत्पाद बनता है तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन में कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होता है तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन अभिक्रिया किसके लिए आवश्यक तत्व है। तो दहन अभिक्रिया जो है ये हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है। तो देखिए, लाल लिटमस को जो नीला करने का काम करता है वो करता है क्षार, और नीले लिटमस को लाल करने का काम करता है अम्ल।
मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से किसको बाहर निकालता है? तो देखिए मानव शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र बनाया जाता है यह मुख्य रूप से मतलब बना होता है, ये मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है। मानव गुर्दे यानी जिसे हम किडनी कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ मतलब जो मानव होते हैं वो गुर्दे जो होते हैं, मानव गुर्दे जो होते हैं यानी जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी का जो निर्माण है वो कहाँ करते हैं? तो देखिए जो किडनी होती हैं ये जो निर्माण करते हैं ये हमारे मूत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो नेफ्रॉन हमारे गुर्दों में पाया जाता है। मूत्राशय का मुख्य कार्य होता है कि मूत्र को संग्रह करना। पसीना किस अंग के द्वारा बनता है? तो देखिए पसीना जो है हमारी त्वचा के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है त्वचा द्वारा उत्सर्जित मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए त्वचा जो होती है वो पसीना निकालती है और पसीने में जो होता है वो लवण और जल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक रूप से मूत्र में प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो मूत्र में जो प्रमुख पदार्थ होता है वो होती है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? तो प्रतिरोध जो है किस में मापा जाता है? तो प्रतिरोध जो है ओम में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पास्कल हमारा दबाव का मात्रक होता है। टेस्ला हमारा आपको बता ही दिया ये हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। चुंबक का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो देखिए चुंबक का जो नष्ट होना कहलाता है वो कहलाता है विमुचन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धातु अम्ल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तब हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फेफड़ों द्वारा कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो देखिए फेफड़ों के द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न होता है यानी गैस उत्पन्न होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन का क्या काम होता है? तो देखिए नेफ्रॉन का जो कार्य होता है वो रक्त को शुद्ध करना होता है यानी ब्लड को शुद्ध करने का कार्य नेफ्रॉन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो देखिए जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये हमारे लेवोजियर साहब ने दिया था यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो शक्तिशाली जो चुंबक होती है ये किससे बनता है? तो देखिए जो शक्तिशाली चुंबक होता है वो हमारा ज़्यादातर लोहे से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से हमने आज के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके कहने पर ही हम क्लासें लेकर आते हैं। ठीक है। तो गाइस आज क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।